नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये जो क्लास है क्लासिकल डांस की है, शास्त्रीय संगीत। मैंने आपको बताया ही था क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं पे बाहर, तो मंडे क्लास हो नहीं पाएगी, इसलिए ये क्लास मैंने आज रख लिया है ना। तो मंडे क्लास नहीं है, तो हमारी जो अगली मुलाकात है, आपको पता होना चाहिए वो कब होगी। अगली मुलाकात हमारी होगी, ठीक है, ट्यूसडे क्लास है, ट्यूसडे मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लासिकल डांस। हालांकि बहुत डीप नहीं पूछा जाता, तो मैं आपको ना दो तरह का मटेरियल दूंगा। एक तो ऐसा है जो आपको कि जो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद करना है, और एक ऐसा है जिसे बस एक दो बार रिपीट कर लेना, ठीक है, एक दो बार रिपीट कर लेना, ठीक है। ठीक है हरिओम भाई, थैंक यू। चलिए, तो ये शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं ना बेटा, ये होते हैं मतलब डांस ऐसा जो बहुत बेहतरीन वाला डांस हो, यानी कि जिसके अलग नियम कायदे हैं, नियम कायदे कानून हैं अलग, मतलब कानून ऐसे नहीं जो संसद ने बनाए हैं, पर जो नृत्य करते हैं उन्होंने इसके बहुत बेहतरीन नियम कायदे बनाए हुए हैं, उन्हीं पे नृत्य होता है। और ये नॉर्मल डांस नहीं है कहीं भी खड़े हो गए, और ज्यादातर भगवत भक्ति से जुड़ा हुआ है, यानी भगवान की भक्ति जो है वो नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है, तो यानी और भी बेहतरीन हो जाता है ये। तो यानी कि जो केवल नृत्य नॉर्मल मौज मस्ती का ना होके, जो एक तरह से भगवान भक्ति के लिए किया जाए, जो नृत्य की बजाय आराधना की श्रेणी में आ जाए, उसको याद रखना है। हम बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य, अंग्रेजी में इसको क्लासिकल डांस बोल देते हैं, क्लासिकल डांस बोल देते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, एक बच्चा पूछ रहा है इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हो रही है, ठीक है बेटा, मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लास जो है पूछ के बताऊंगा नेक्स्ट वाली क्लास में कि क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए, तो देखो क्लासिकल डांस जहां से बनेगा ना, देखो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं 2 टिक मारूंगा, यानी वो आपको कंठस्थ याद करने हैं, और एक का मतलब है तो इसकी नॉर्मल रीडिंग कर लेनी है 2-3 बार। क्या करनी है? नॉर्मल रीडिंग कर लेनी है। तो देखो, सबसे पहले शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, और ये आपको रटा होना चाहिए। ये 8 किसके अनुसार है? हमारे यहाँ 2 संस्थाएं हैं जो शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताती हैं। तो पहली है संगीत नाटक अकेडमी, तो SNA इसको बोल देते हैं बेटा, शॉर्ट में SNA इसको बोल दिया जाता है, तो संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है। 8 नृत्य हैं। वहीं अगर सवाल में आए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हमारे कितने नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य ही ध्यान रखना है, तो वो है 9 बेटा, 9 नृत्य है, याद रखना है। और 9वां कौन सा है? क्योंकि ये 8 तो है ही, ये 8 तो कॉमन है, संस्कृति मंत्रालय के 9 में भी ये 8 शामिल हैं, पर यहां एक और जोड़ दिया है बेटा, ध्यान रखना है, एक और जोड़ दिया है, तो 9वां है। क्या है वो? 9वां शास्त्रीय नृत्य है। चलिए, करंट अफेयर के लिए आदर्श सर से मैंने कल बात की है, वो आपके कोर्स में कुछ वीडियो डलवा देंगे जो आपको देखनी है, ठीक है। अभी वैसे आपके एग्जाम टाइम पे वो अलग से भी लेके आएंगे, पर अभी के लिए कुछ वीडियो वो आपके कोर्स में अपलोड करवा देंगे, आप अभी उन्हें ही देख लेना बस, ठीक है। चलिए, अब सीधे पूछा जाएगा ये जो क्लासिकल डांस है इनकी जानकारी कहां मिलती है? तो एक किताब लिखी हुई है, उस किताब का नाम है बेटा नाट्य शास्त्र, और वो किताब इतनी महत्वपूर्ण है संगीत के लिए कि बेटा उसकी तुलना वेदों से कर दी, और उसको पंचम वेद बेटा ध्यान रखना है, उसको क्या कहा जाता है? तो पंचम वेद कहा जाता है, उसे पंचम वेद बेटा कहा जाता है, ठीक है। तो क्लासिकल डांस जो है उनकी जानकारी मिलती है नाट्य शास्त्र में। अब ये नाट्य शास्त्र लिखा किसने है, ये सवाल आता है। तो बेटा ये भरत मुनि ने लिखा है, इसके लेखक हैं भरत मुनि,
लगभग 2200 साल पुराना ये है किताब जो लिखी हुई है, और नाट्य शास्त्र। अब अगर नॉर्मल कहें, ये जो छऊ है जिसे संस्कृति मंत्रालय क्या मानता है अर्धशास्त्रीय नृत्य, वो असलियत में बेटा नॉर्मल संगीत नाटक अकेडमी उसको अर्धशास्त्रीय नृत्य मानती है। वैसे संस्कृति मंत्रालय उसे क्या मानता है, तो उसे 9वां शास्त्रीय नृत्य मानता है। यानी दो संस्थाएं हैं। संस्कृति मंत्रालय कहता है भैया 9 डांस हैं, और हम तो छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य मानेंगे, क्लासिकल डांस मानेंगे। लेकिन बेटा याद रखना है, संगीत नाटक अकेडमी कहती है भाई हमारे अनुसार तो 8 ही डांस हैं, और हम छऊ को अर्धशास्त्रीय मान सकते हैं, यानी सेमी क्लासिकल डांस मान सकते हैं, पर हम इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं दे सकते। ये अपनी अलग अलग संस्था है, ध्यान रखना है, ये अपनी अलग अलग 2 संस्थाएं हैं, तो वो आप छोड़ो। अभी जो छऊ है इससे सवाल बनता है, मैंने आपको पढ़ाई थी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो बेटा ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में छऊ को कब शामिल किया गया था, तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में छऊ को बेटा 2010 में शामिल किया गया था। कहां किया गया था, तो 2010 में शामिल किया गया था। छऊ है 3 प्रकार का। सवाल बनेगा छऊ कितने प्रकार का है, तो छऊ एक तो सरायकेला छऊ है, दूसरा मयूरभंज छऊ है, तीसरा पुरुलिया छऊ है। ये छऊ के 3 अलग अलग डांस हैं। ये 3 अलग अलग नाम क्यों देने पड़े, क्योंकि ये 3 अलग अलग क्षेत्रों में चलता है छऊ। 3 अलग अलग क्षेत्रों में चलता है बेटा छऊ, तो याद रखना है। जो सरायकेला छऊ है वो झारखंड में बेटा किया जाता है, झारखंड में। मयूरभंज उड़ीसा में, मयूरभंज नाम की जगह पे, और पुरुलिया बेटा पश्चिम बंगाल में। से ऐसे याद कर लेना कि भैया सराय में जहां केला लगे हुए हैं वहां पे क्या होंगी, असलियत में झाड़ियों वाली जगह होगी वो। मयूर क्या कर लेता है भैया, मयूर तो उड़ सकता है। और भाई अगर आप बंगला लेंगे, पश्चिम बंगाल हो गया, अगर आप बंगला लेंगे बेटा तो पूरा ही तो लेंगे। अगर आप बंगला लेंगे मेरे शेरों तो कैसे लेंगे, तो बंगला बेटा आप पूरा लेंगे, ठीक है। बंगला आप कौन लेंगे, पूरा लेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं, तो देखो भरतनाट्यम है पहला। ये कहां पे चलता है आपको ये भी पता होना चाहिए, ये तमिलनाडु में चलता है। और ये भी पता होना चाहिए बेटा आपको कि सबसे पुराना है, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना है भरतनाट्यम, ठीक है। क्या है, सबसे पुराना है। तो भरतनाट्यम आपको रटना है तमिलनाडु में, ये पूरा आपको याद करना है अच्छे से। मोहिनीअट्टम बेटा केरल का डांस है। कहां का, केरल का, ये केरल का है। जगह पूछी जाती है, ये कहां पे चलता है। कथक बेटा उत्तर भारत में चलता है। कहां पे, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश इसे कह सकते हो, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश कह सकते हो। और ओडिसी जो है बेटा, ओडिसी जो है वो कहां चलता है, तो वो उड़ीसा में चलता है, उड़ीसा में चलता है, ठीक है, उड़ीसा में। तो भरतनाट्यम याद रखना है बेटा तमिलनाडु का है, सबसे पुराना है। मोहिनीअट्टम कहां का है, केरल का है। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, एक आएगा ऑप्शन में, 2 नहीं आएंगे, या उत्तर प्रदेश। वैसे ज्यादातर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत दोनों ही पूछे जाते हैं, पर अलग अलग क्वेश्चन में, कोई उत्तर प्रदेश देगा और कोई उत्तर भारत देगा बेटा, ठीक है। चलिए, कोई उत्तर भारत देगा। ओडिसी हो गया उड़ीसा का। चलिए, ओडिसी कहां का है बेटा, उड़ीसा का है। अगर हम मणिपुरी डांस की बात करें तो ये 5वें नंबर का मान लो, और जरूरी नहीं है आप इसी नंबर पे रखो, आप कहीं भी रख दो, मतलब 5वां है, बस ये है मेन। तो मणिपुर के नाम में ही बेटा याद रखना है मणिपुर है, मणिपुरी के में, तो मणिपुर हो जाएगा। कुचिपुड़ी 6 नंबर पे बेटा ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कहां का, अंधे आदमी को क्या खिला देते हैं भैया, कच्ची पूड़ी। अंधे आदमी को तो कच्ची पूड़ी भी खिला दी जाती है, ठीक है। 7वां नंबर है सत्रिया का, ये असम का है बेटा, असम, और ये सबसे पुराना है, जो सबसे नया है। सत्रिया जो है वो कौन सा है बेटा,
सबसे नया, जैसे भरतनाट्यम बेटा सबसे पुराना था। ठीक है। और 8 नंबर कथकली की बात हो रही है, किसकी? कथकली की। तो ध्यान रखना बेटा, कथकली जो है ये भी केरल का है। पहला सवाल तो यही बनता है कि इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है बेटा, बताना है आपको। इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? पहला सवाल ये बनेगा, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा नृत्य नहीं है। मणिपुरी है, हाँ जी। कुचिपुड़ी है, हाँ जी। सत्रिया है, हाँ जी। कथकली है, हाँ जी। पर छऊ है, नहीं है। क्योंकि ये पूछता है, जब तक आपसे ये ना पूछे, आपसे पूछेगा कुल मिलाकर कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, आपसे पूछेगा कुल मिलाकर कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे भैया शास्त्रीय नृत्य जो हैं कितने हैं, बताओ जल्दी से। कितने? 8। 9 तब बताओगे जब कहे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितना है बेटा, याद रखना है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अगर पूछेगा तब आपको 9 बताने हैं। ठीक है, अब तो आवाज ठीक है? अब आवाज ठीक है बेटा, मैंने थोड़ा अलग कर लिया है माइक। तो ये 8 डांस हैं, देखो ये मैप पे भी आपको और अच्छे से नजर आएंगे। ये उड़ीसा का हिस्सा है तो ओडिसी हो गया, ये असम का हिस्सा है तो सत्रिया हो गया, ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत जहां भी आए कथक देख लेना, ये इधर केरल का जो हिस्सा है तो बेटा यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों हो गए, ये इधर तमिलनाडु का जो हिस्सा है बेटा भरतनाट्यम हो गया, ये आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है कुचिपुड़ी हो गया। क्या हो गया है? कुचिपुड़ी हो गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमें याद रखना है। अब देखो कहां से सवाल बनते हैं, वहां मैं 2 टिक करूंगा, ज्यादा जहां से बनते हैं। तो भाई भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सवाल बनेगा, आप कहना सादिर। कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित होता है? तो बेटा ये भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित होता है। अब ये जो डांस होता है ना भरतनाट्यम, ये कुल मिला के 6 चरणों में होता है, इसके 6 स्टेप हैं। कितने हैं? तो जो भरतनाट्यम है बेटा उसके 6 स्टेप हैं। ध्यान रखना है, कितने स्टेप हैं? 6 स्टेप हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो शुरू होता है नृत्य वो अलारिपू से होता है। किससे? अलारिपू से। और जो खत्म होता है वो तिल्लाना पे होता है। तो नृत्य का आरंभ होता है, जो 6 चरण हैं उनके पहले पूछा जाता है कि पहला चरण कौन सा है। तो अलारिपू, ये जो है जिसे आह्वान कहते हैं, हम किसी को बुलाते हैं, तो नृत्य जो है वो अलारिपू से शुरू होगा। और तिल्लाना या थिल्लाना पे इसका डांस होगा। अंदर के 6 स्टेप मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको याद करने की इसको ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई बच्चा किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हो तो वहां वो देख सकता है इसे। चलिए, अग्नि नृत्य और दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो मंदिरों का नृत्य तो है ही, सादिर तो बोलते ही है, पर इसे अग्नि नृत्य के तौर पे भी जानते हैं बेटा, और दासी अट्टम भी। पूछा जाएगा कौन से धर्म से संबंधित है, तो शैव धर्म। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यानी भगवान शिव के समर्थकों के हिसाब से है ये। ठीक है बेटा, याद रखना है। और भरतनाट्यम में एक ही कलाकार कई भूमिकाएं निभाता है जब, तो उसको एकाहार्य कहा जाता है। तो पूछता है भरतनाट्यम में एकाहार्य किसको कहा जाता है बेटा? एकाहार्य किसको कहा जाता है भरतनाट्यम में? तो याद रखना है बेटा, ये जब एक ही कलाकार अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करता है। एक ही कलाकार अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करता है बेटा, तो उसे हम कहते हैं एकाहार्य। भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को सीधे सवाल आता है कि भरतनाट्यम में नट्टू वनार किसे कहते हैं? जो कविता पाठ करता है और निर्देश देता रहता है कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो जो एक तरह से निर्देश देने का काम करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है बेटा, उसको कहते हैं हम नट्टू वनार। क्या कहते हैं? नट्टू वनार कहते हैं। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? नाट्य रूप का स्वरूप बेटा,
नाट्य रूप यानी नाटक का रूप पाया हुआ है उसने, ये भरतनाट्यम है। और सीधे सवाल आता है बेटा यहां से, क्योंकि अंग्रेजों ने, ध्यान रखना है, भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगाया था 1910 में। अंग्रेजों ने कहा इसकी कुछ प्रथाएं ठीक नहीं है, जैसे इसमें देवदासी प्रथा मानी जाती है, यानी बहुत सारी लड़कियों को मंदिरों को दान दे दिया जाता था। अब मंदिर के भाई, इनकी जिंदगी भगवान के लिए ही समर्पित है, तो इन सब प्रथाओं से अंग्रेजों को लगा ये ठीक नहीं है, तो ये 1910 में प्रतिबंध लगाया। और सीधे सवाल आता है कि भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था? भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था? तो ये सवाल सीधे सीधे आता है, सीधे सीधे आता है बेटा, ठीक है। चलिए अब यहां से सवाल बनता है, देखो, चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर किस नृत्य के चित्र हैं? गोपुरम होता है किसी मंदिर का मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार। और साउथ में ध्यान रखना है, साउथ में ऊंचे ऊंचे मंदिरों की शुरुआत में ही ऊंची दीवार होती है, ऊंची दीवार, यानी जहां गेट है छोटा सा गेट लेकिन ऊंची दीवार है बेटा, ऊंची दीवार है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस मंदिर के गोपुरम पर बेटा भरतनाट्यम के चित्र के वो हैं, पिक्चर हैं? तो चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर है। और यहां से सीधे सीधे सवाल बनता है। और ऐसा है, देखो ये मंदिर का गेट है। जो आप नॉर्थ इंडिया में मंदिर देखते हो ना, वो इस तरह के नहीं है, वहां इतना ऊंचा एंट्रेंस नहीं मिलता, वहां छोटा द्वार रहेगा आगे, अंदर जाके जो मुख्य मीनार है वो बड़ी मिलती है मंदिर की। पर साउथ में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे ऐसे कि जो बिल्कुल बाहर की दीवार है वही बहुत सारी, बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। तो ये जो बाहर की मुख्य प्रवेश द्वार होता है, इसकी जो दीवार होती है ना ऊंची सी, उसको गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये कौन से मंदिर के? चिदम्बरम मंदिर के। अब मोहिनी अट्टम में आ जाओ। मोहिनी, देखो मोहिनी मतलब मोहित करना। तो भगवान विष्णु ने एक बार, उसमें दो कहानियां प्रचलित हैं, आज आप सर्च करना जाके। भगवान विष्णु ने एक बार स्त्री का रूप धारण किया था, और जब वो स्त्री का रूप धारण किया था ना, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसी समय उनका जो वो रूप था उसको मोहिनी कहा जाता है। तो ये जो नृत्य है मोहिनी अट्टम, ये पहली बात तो एकल महिला यानी अकेली एक महिला करती है इसको। अकेली तो करेगी क्योंकि भगवान विष्णु ने तो अवतार अकेले ही तो लिया होगा, 10-5 लोग थोड़ी आए होंगे साथ में, 10-5 लोग तो आए नहीं, मतलब अकेले ही लिया। तो अकेली महिला के द्वारा किया जाता है बेटा। और कौन सा नृत्य, सवाल पूछा जाएगा, कौन से नृत्य में भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी है? तो मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी है बेटा। कसावू साड़ी किसमें पहनी जाती है? भैया जब किसी को मोहित करने की बात आएगी तभी तो व्यक्ति कसी हुई साड़ी पहनेगा, बिल्कुल फिटिंग की। तो ध्यान रखना है, कसावू साड़ी कब पहनेंगे? तो भैया जब मोहित करना है किसी को। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो, कसावू साड़ी। जैसे आजकल वर्दी पहनते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, नए जो बच्चे हैं बिल्कुल फिटिंग की वर्दी पहनते हैं ना, तो आपको याद रखना चाहिए भाई कसावू साड़ी पहनी जाती है मोहिनी अट्टम में, ठीक है। मोहिनी अट्टम में। सीधे सीधे व्यवहार माला एक ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ मतलब पुरानी किताब, कोई बड़ी सी किताब लिखते हैं ना उसको ग्रंथ बोल देते हैं। तो व्यवहार माला है, व्यवहार माला में कौन से नृत्य का उल्लेख है? तो इसे आप कनेक्ट करना कि भैया किसी का व्यवहार ही तो हमें मोहित कर देता है, वरना कोई हमें कमा के तो खिलाएगा नहीं, मेहनत तो लाइफ में हमको ही करनी है। पर किसी के घर गए, उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया, तो वो हमें मोहित कर देता है। तो बेटा व्यवहार नामा, जो याद रखना है बेटा, व्यवहार माला नाम के प्राचीन ग्रंथ में किस नृत्य का उल्लेख है? तो मोहिनी अट्टम का उल्लेख है, मोहिनी अट्टम का उल्लेख है बेटा, ठीक है, मोहिनी अट्टम का। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी हम पहले भी बता चुके हैं। जादूगरनी का नृत्य, भैया इसने तो मुझ पे जादू सा कर दिया। कहते हैं ना, अरे भैया आज तो एक लड़की देखने गए थे शादी के लिए, अरे बड़ी सुंदर थी, उसने तो बिल्कुल जादू सा ही कर दिया।
बोलते हो ना आप लोग कई बार जब रिश्ते विश्ते आते हैं, तो भैया याद रखना है जादूगरनी का नृत्य। जो जादूगरनी होती है ना वो मोहित कर लेती है। क्या कर लेती है बेटा? मोहित कर लेती है जादूगरनी, याद रखना है। तो जादूगरनी का नृत्य भी मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। और इसमें एक सवाल बनता है, कौन सी भाषा? तो बेटा मणि प्रवलम भाषा यूज होती है। और मणि प्रवलम दो भाषाओं का योग है, संस्कृत प्लस बेटा मलयालम। मलयालम केरल में चलती है भाषा, याद रखना है। केरल के लोगों को मलयाली लोग भी कहते हैं। केरल का जो साहित्य है उसको मलयाली साहित्य भी बोला जाता है। केरल का ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ये केरल का जो सिनेमा है उसको मलयाली सिनेमा सिनेमा कह देते हैं, मलयालम सिनेमा। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए, और ये इसके अलग अलग रूप हैं, तेवितिचियट्टम, नंगई नाटकम, दासियात्तम। पर ये यहां से सवाल बहुत ज्यादा तो बनेंगे नहीं मेरे ख्याल से आपके। मणिपुरी पे आ जाओ। अब मणिपुरी भगवान कृष्ण के बचपन की कहानियां है इसमें, और इसका एक रूप है जिसमें बेटा कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी भी है। अब क्योंकि कृष्ण से संबंधित है तो कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? वैष्णव, विष्णु संप्रदाय, यानी वैष्णव जो विष्णुओं को मानते हो, विष्णु को मानते हो। पूछा जाएगा मणिपुरी के दो भाग कौन कौन से हैं? तो जागोई और चोलम। ये दो भाग में होता है बेटा, जागोई और चोलम। और याद रखना है तीन इसकी स्टाइल हैं, तीन स्टाइल से किया जाता है ये। तो एक तो लाई हरोबा इसकी स्टाइल है, एक संकीर्तन, और एक रास लीला। और ये जो रास लीला है खास तौर पे राधा कृष्ण की थीम पर आधारित है, राधा कृष्ण की थीम पे। तो मैंने अगर भाग पूछे तो कितने हैं? दो, यानी कितने भाग में किया जाता है? दो में। पर शैली पूछी जाए, स्टाइल, तो तीन स्टाइल से किया जाता है बेटा। कितनी स्टाइल में किया जाता है? तो ये तीन स्टाइल से किया जाता है, ठीक है। 64 तालों का प्रयोग होता है। यहां से सवाल बनता है कि भैया इसमें कलाकार दर्शकों से सीधी आंख नहीं मिलाते, सीधे। तो ध्यान रखना है, अगर किसी दर्शक के पास मणि है तो उससे तो भाई आंख कैसे मिलाएं? चुंधिया जाएंगी आंखें, तो चुंधिया जाएंगी ना आंखें, तो उससे तो आंख नहीं मिला सकते। तो भैया मणि वाले डांस में आंखें नहीं मिल सकती, ऐसे हमें कनेक्ट करना है। व्यवहार हमें मोहित करता है, तो व्यवहार माला हमें करना है बेटा मोहिनी अट्टम से। कसी हुई साड़ी किस लिए पहनी है? तो मोहित करने के लिए। तो कसावू साड़ी का प्रयोग इसमें होता है बेटा मोहिनी अट्टम में। अब ध्यान रखना है, इसके दो भाग हो गए, जागोई और चोलम। वैष्णव संप्रदाय हो गया क्योंकि भगवान कृष्ण से संबंधित है, भगवान कृष्ण या विष्णु जी से संबंधित, मतलब वैष्णव संप्रदाय। इसकी तीन शैलियां हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। और बेटा कलाकार दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि बेलनाकार एक स्कर्ट पहनी जाती है इसमें जिसका नाम है पोटलोई। तो कौन से नृत्य में कलाकार एक बेलनाकार, बेटा ध्यान रखना है, कौन से नृत्य में कलाकार एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पोटलोई कहा जाता है? तो इसी में बेटा, इसी में ध्यान रखना है, ठीक है। और पारंपरिक नट गायन का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो मणिपुरी में किया जाता है। और नागबंध मुद्रा किससे संबंधित है? तो नागबंध मुद्रा जो है वो बेटा मणिपुरी से संबंधित है, से मणिपुरी से संबंधित है नागबंध मुद्रा। नागबंध जो मुद्रा है वो मणिपुरी से संबंधित है, ठीक है। और नाग, नाग के पास ही तो होती है मणि, किसके पास होती है बताओ? नाग के पास ही मणि होती है। तो नागबंध मुद्रा मणिपुरी, तो नाग के पास होती है मणि बेटा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है ये सब चीजें हमें अभी मणिपुरी के बारे में याद रखते हैं। और फिर ये एक सवाल आता है कि पैना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पैना, तो ध्यान रखना है बेटा पैना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और वो किस डांस में यूज होता है? तो मणिपुरी में यूज होता है। तो एक सवाल यहां से भी सीधा बनता है। हाँ बेटा, मैं बता रहा हूं कि जहां जितना डीप नहीं आएगा, देखो नॉर्मल पढ़ना है, आप बस इतना पढ़ लो कि कौन सा डांस कहां से है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, मैं आपको दोनों चीजें दे रहा हूं, मौका है ना। बाकी आपको अगर अच्छे से पढ़ना है और आप चाहते हो कोई भी सवाल बाहर ना जाए तो थोड़ा सा फिर अलग से पढ़ लेना। मतलब जो जो मैं टिक लगा रहा हूं, दो अगर उतना ही कर लोगे तो अभी बाहर नहीं जाएगा आपसे सवाल, ठीक है।
उतना कर सकते हो। बाकी जिस बच्चे को थोड़ा सा इश्यू हो याद करने में, तो वो, अब देखो कसावू साड़ी आप भूलोगे, रटना थोड़ी पड़ रहा है कि भैया मोहित करने के लिए कसी हुई साड़ी, और मोहित करने के लिए भैया भगवान विष्णु ने रूप रखा हुआ है। अब जो केरल का डांस है, सीधी बात है, उसमें भाषा मणि प्रॉब्लम है, रट जाएगी, हमको रटी जानी है, ठीक है। तो बिल्कुल हमेशा ऐसा होता है कि कोई बच्चा चाहे तो कि भाई मुझे तो बहुत हल्का हल्का से याद करना है, तो वो हमेशा कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो कुचिपुड़ी का जन्म बेटा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि कच्चीपुड़ी अंधे आदमी को ही खिलाई जाती है। तो बेटा एक कृष्णा जिला है, कृष्णा आंध्र प्रदेश में, वहां पे कुचेलापुरम गांव है। तो उस कुचेलापुरम गांव में याद रखना है, आंध्र प्रदेश के उस कुचेलापुरम गांव के नाम पर कुचिपुड़ी का नाम रखा गया है। कुचिपुड़ी का आधार किसे माना जाता है? तो कुचिपुड़ी का ध्यान रखना है बेटा, आधार भागवत और पुराण को माना जाता है। कुचिपुड़ी का आधार भागवत और पुराण को माना जाता है, ठीक है। और भैया जो पूड़ी है उसको कहां पे रखोगे? तो पीतल की तस्तरी में। भैया तस्तरी में किसको रखा जाता है? तो पूरी को, और पूरी मतलब कच्ची पूरी, और कच्ची पूरी मतलब आंध्र प्रदेश। तो पीतल की तस्तरी में कौन सा डांस होता है बेटा? तो पीतल की तस्तरी में भी डांस जो है होता है, इसमें एक स्टेप पे जाके, तो वो कहां पे है? कुचिपुड़ी में। तो कुचिपुड़ी का जन्म पूछेंगे तो कुचेलापुरम गांव, कृष्णा जिला, और बेटा पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है। देखो साउथ इंडिया के जितने भी डांस हैं उनमें कर्नाटक म्यूजिक यूज होता है। क्या होता है? कर्नाटक म्यूजिक। अब सीधे सीधे यहां से सवाल बनता है, कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है? तो बेटा सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। और दूसरा सवाल बनता है, भाम कल्पम नाटक की, बेटा भाम कल्पम नाटक की रचना किसने की है? तो सिद्धेंद्र योगी ने की है। और ये 2 पॉइंट आप याद कर लेना, ठीक है। तो कौन से नर्तकों को भागवतालू के नाम से जाना जाता है? तो बेटा कुचिपुड़ी के जो डांसर हैं उनको भागवतालू के नाम से जाना जाता है, याद रखना है ये भी। तो कुचिपुड़ी याद रखना है बेटा। और एक मंडूक शब्दम जो शब्द है वो किस में यूज होता है? तो कुचिपुड़ी में ही यूज होता है। और जल चित्र नृत्यम भी किस में यूज होता है? कुचिपुड़ी में। हालांकि ये वाला पेज आपकी मर्जी है, आप पढ़ो ना पढ़ो, पर ये सारी की सारी डिटेल आपको पढ़नी है जो मैं बता रहा हूं। फिर से देखो, कुचिपुड़ी का जन्म कहां हुआ? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? कुचेलापुरम गांव में। किस जिले में? कृष्णा जिले में। कुचिपुड़ी का आधार भागवत या पुराण को माना जाता है। भागवत और पुराण को बेटा कुचिपुड़ी का आधार माना जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर कौन सा डांस किया जाता है? तो बेटा कुचिपुड़ी किया जाता है, कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है? तो सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। और भाम कल्पम की रचना किसने की है? तो सिद्धेंद्र योगी ने ही की है बेटा, सिद्धेंद्र योगी ने ही की है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, इतने पॉइंट कम से कम आपको याद रखने हैं। हाँ बेटा यूपी पुलिस के लिए भी ये बिल्कुल सही है, यूपी पुलिस के लेवल का भी ये कंटेंट है, आप ले सकते हो, ठीक है। किस भगवान से संबंध है ओडिसी का? तो भगवान कृष्ण से। अब देखो कुचिपुड़ी भागवत पुराण हो रही थी, भैया हमें वहां कच्ची पूड़ी दे दी। भागवत पुराण में हमको तो कच्ची पूड़ी दी थी, वहां तो ऐसे याद करना है, ठीक है। अब यहां देखो किस भगवान से संबंध है? तो भगवान कृष्ण से संबंध है, ठीक है, ओडिसी का। और याद रखना है भगवान जगन्नाथ, उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस है, तो याद रखना है बेटा ये भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित डांस है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा त्रिभंग मुद्रा, अरे भैया त्रिभंग मुद्रा करता है वो तो पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे उड़ जाएगा, वो तो त्रिभंग मुद्रा करता है, ऐसे लगता है उड़ जाएगा, वो तो त्रिभंग मुद्रा करता है, ऐसे लगता है बेटा उड़ जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा, याद रखना है। ओडिसी को ओडिसी भी कह देते थे, तो इसको तो आप कभी भूलोगे नहीं, ओडिसी ओडिसी एक ही तो बात है। यहां से सवाल बनता है बेटा, पखावज अक्षरों का प्रयोग किस डांस को? तो बेटा ऐसे याद रखना, पंखों का प्रयोग किसके लिए होता है? उड़ने के लिए। तो पखावज अक्षरों का प्रयोग किसके लिए होगा? ओडिसी के लिए, क्योंकि पंखों का प्रयोग किसके लिए होता है? उड़ने के लिए होता है, ठीक है। चलिए इसके चरण चाहो तो आप याद कर सकते हो, चाहो तो आपकी मर्जी है कि भाई ये पखावज शब्दों का जो अक्षरों का प्रयोग है वो ओडिसी में होता है, इसको ओरिसी नाम से भी हम जानते हैं, ओरिसी नाम से।
किसके द्वारा? तो मुख्यतः महरियों द्वारा। सीधे सवाल आता है, इनमें से कौन सा डांस मुख्यतः महरियों के द्वारा किया जाता है? तो बेटा ओडिसी डांस मुख्यतः महरियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कौन से डांस को सचल मूर्ति कहते हैं? तो बेटा ये भी ओडिसी को ही कहते हैं। सचल मूर्ति किसको कहते हैं? तो ओडिसी को ही कहते हैं। ये यहां से सवाल बनता है, जल तत्व का प्रतीक है, यानी किसे रिप्रेजेंट करता है? तो ये वाटर जो होता है ना, पानी, पानी को, क्योंकि अब ऐसे याद कर लेना, पानी क्या हो जाता है बेटा? उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है। तो पुराना नाम क्या है? ओडिसी है। पखावज शब्दों का, अक्षरों का प्रयोग बेटा ओडिसी में होता है, क्योंकि पंखों से आदमी उड़ता है, पंखों से। महरियों द्वारा किया जाता है मुख्यतः, हाँ जी किया जाता है। सचल मूर्ति कहा जाता है, कहा जाता है। जल तत्व का प्रतीक है, हाँ जी प्रतीक है, जल तत्व का प्रतीक है। और यहां से सवाल बनता है बेटा कि इसका सबसे पहला उदाहरण ओडिसी का, तो उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं उड़ीसा में ही। कहां पे? उड़ीसा में ही उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं, वहां पर इसका सबसे पहला उदाहरण मिलता है, सबसे पहला उदाहरण मिलता है बेटा, ठीक है। वाद्यंत्र क्या है बेटा? वाद्यंत्र का मतलब होता है म्यूजिक जिससे पैदा किया जाए। जैसे बांसुरी से म्यूजिक पैदा होता है, जैसे ढोलक से म्यूजिक संगीत पैदा होता है, हारमोनियम से संगीत पैदा होता है, तो वाद्य यंत्र वो होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लियर है, आगे चलिए। कथक की बात करेंगे। सवाल कैसे बनता है कि नटवरी किस नृत्य को कहा जाता है? तो बेटा कथक को ही नटवरी भी कहा जाता है, और यह सवाल पूछा जाता है खूब। कथक राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, कथक भी, ठीक है। चलिए, राधा कृष्ण की कथाओं पे, जैसे मणिपुरी भी ध्यान रखना है बेटा, भगवान कृष्ण से संबंधित था, लेकिन उसका एक भाग राधा कृष्ण पर आधारित है। वैसे कथक राधा कृष्ण पर आधारित है बेटा, क्या है? राधा कृष्ण पर आधारित। इसके 4 प्रमुख घराने हैं, और यह सवाल पूछा जाता है इनमें से कौन सा कथक का एक प्रसिद्ध घराना है? तो लखनऊ, जयपुर। घराना मतलब जहां इसकी शिक्षा दी जाती है, जहां ये फला फूला है। तो बेटा लखनऊ घराना भी, बनारस भी, ये तो 2 यूपी में है, एक जयपुर में है यानी राजस्थान, और एक रायगढ़ यानी छत्तीसगढ़। तो ये 4 हैं बेटा, ये 4 हैं। तो कथक के घराने लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना, ये 4 घराने हैं कथक के मुख्यतः। और सवाल आता है इनमें से कौन सा कथक का एक घराना नहीं है? कथक का एक घराना नहीं है इनमें से, क्या है? इनमें से कौन सा कथक का एक घराना नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया? सीधे सवाल आता है, लेडी लीला सोखे के द्वारा। आप देख लीजिए करना है या नहीं। और ये इनको संरक्षण दिया था मुगलों ने। पूछा जाता है भाई मुगलों द्वारा, मुगल जो शासक थे, तो मुगलों द्वारा संरक्षण, पेट्रोनेज किसको दी गई बेटा? तो मुगलों द्वारा संरक्षण दिया गया था मेरे शेरों, किसको? तो ये कथक को, कथक को बेटा मुगलों के द्वारा संरक्षण दिया गया था। किसको? कथक को दिया गया था। सत्रिया से भी सवाल बनते हैं, सत्रिया से भी सवाल बनते हैं। और जो सत्रिया से सवाल बनते हैं मैं बता देता हूं। पहले तो इसकी खोज लगभग कितने साल पहले? 500 साल पहले, यानी 15वीं सदी में। कब? 15th सेंचुरी में। तो 15वीं सदी में बेटा याद रखना है, ये सत्रिया जो है इसकी खोज लगभग 500 साल पहले हुई थी। तो याद रखना है ये सबसे नया है, ये सबसे नया है। सत्रिया क्या है? सबसे नया क्लासिकल डांस, सबसे नया। जैसे सबसे पुराना मैंने भरतनाट्यम बताया था। अब इसके संस्थापक पूछे जाते हैं बेटा, तो इसके संस्थापक हैं एक वैष्णव संत थे ये। भाई जब ये वैष्णव संत थे श्रीमंत शंकर देव। कौन थे? एक वैष्णव संत थे श्रीमंत शंकर देव, याद रखना है। तो 15वीं सदी के महान वैष्णव संत थे श्रीमंत शंकर देव, उनको इसका संस्थापक माना जाता है। वो इसके क्या हैं? संस्थापक हैं बेटा,
ठीक है, चलिए। और ये क्लासिकल डांस में कब शामिल किया गया? मैंने बताया ना कि संगीत नाटक अकेडमी मान्यता देती है इसे। तो संगीत नाटक अकेडमी जो है ना, ये अकादमी, उसके द्वारा इसको मान्यता कब दी गई है? तो सन 2000 में ये 8वां डांस बना था। उससे पहले 7 ही डांस हुआ करते थे क्लासिकल डांस की कैटेगरी में। उससे पहले बेटा 7 ही डांस हुआ करते थे क्लासिकल डांस की कैटेगरी में। कितने हुआ करते थे? तो 7 ही डांस हुआ करते थे क्लासिकल डांस की कैटेगरी में। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसको सन 2000 में दर्जा दिया गया। ठीक है, पूछा जाता है कि कौन सा असम के वैष्णव मठों, जो मठ हैं, उनमें भाई कौन सा नृत्य विकसित हुआ है? तो सत्रिया डांस उनमें विकसित हुआ है। कौन सा? सत्रिया। ठीक है, एक अंकिया नाट का संबंध किससे है पूछा जाता है, या भोना या भावना। ये 2-3 सवाल आते हैं कि इसका संबंध किससे है, तो या तो असम वर्ड आएगा या सत्रिया आएगा। अंकिया नाट का संबंध किससे है याद रखना है बेटा। अंकिया नाट किसका से संबंध किसका है? तो बेटा ये सत्रिया से ही संबंध है। ठीक है, चलिए। माटी अखोरा का संबंध किससे है? सत्रिया से संबंधित है, सत्रिया से। और बोर गीत का यूज कहाँ किया जाता है? सत्रिया में। तो बेटा ये 2-3 सवाल और आते हैं। बोर गीत का यूज कहाँ किया जाता है? सत्रिया में। यहां दोबारा देखो क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वरना। सबसे पहले सवाल आएगा सत्रिया की खोज लगभग कब हुई? तो 15वीं शताब्दी में, यानी लगभग 500 साल पहले। सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो बेटा असम का है। इसके संस्थापक कौन थे? तो पूछा जाए तो वैष्णव संत थे श्रीमंत शंकर देव। वर्ष 2000 में बेटा याद रखना है शास्त्रीय नृत्यों में से शामिल किया गया है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। यूपी में। करा दो। चलिए, असम के वैष्णव मठों में कौन सा नृत्य विकसित हुआ है? असम के वैष्णव मठों में कौन सा नृत्य विकसित हुआ है? तो बेटा सत्रिया जो है डांस वो विकसित हुआ है। और अंकिया नाट याद रखना है, इसका संबंध किससे है? सत्रिया से। अंकिया नाट का संबंध पूछा जाएगा। भावना, अब ये चीज रटने की है बेटा, इसको रटना ही पड़ेगा। भावना किससे संबंधित है? अंकिया नाट से। और अंकिया नाट सत्रिया से। भावना अंकिया नाट से और अंकिया नाट सत्रिया। और सवाल ये भी आता है भावना कहाँ का है? तो असम का। अंकिया नाट कहाँ का है? असम का। और सत्रिया कहाँ का है? असम का। सत्रिया कहाँ का है? असम का। ठीक है, ये तीनों चीज आपसे पूछे जाएंगे तो आपको बताना है। माटी अखोरा, देखो अब कोई भी हो जो डांस करना है ना, जैसे भरतनाट्यम मेरी बेटियां सीख रही हैं, दोनों मेरी बेटियां हैं तो दोनों भरतनाट्यम सीख रही हैं, एक 6th में है एक 4th में है। अब जैसे वो आते हैं ना तो जो टीचर उन्हें सिखा रही हैं वो बहुत सारी एक्सरसाइज भी करवाती हैं। और वो एक्सरसाइज करवाती हैं क्यों? क्योंकि इस डांस को करने के लिए जटिल स्टेप हैं, बहुत मुश्किल स्टेप हैं। तो इन दोनों स्टेप में याद रखना है बेटा, तो क्योंकि मुश्किल स्टेप हैं तो इन मुश्किल स्टेपों को करने के लिए शरीर मजबूत भी होना चाहिए, पैर मजबूत होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पैर। तो तभी तो डांस हो पाएगा। तो वो बहुत सारी एक्सरसाइज कराती हैं। तो वैसे ही जब सत्रिया की बात है बेटा, जो सत्रिया में एक मिट्टी अखोरा यानी माटी पे व्यायाम किया जाता है, मिट्टी पे वो क्यों किया जाता है? ताकि मजबूत किया जा सके बच्चे को, या जो नर्तक हैं उनको मजबूत किया जा सके, ताकि डांस में जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उनके अंदर रहे। तो जो माटी अखोरा मिट्टी अखोरा, आप कहोगे कि जी ये क्या है? ये क्या है? माटी अखोरा या मिट्टी अखोरा क्या है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये मिट्टी पर व्यायाम है। अब आप कहोगे डांस का याद रखना है बेटा, डांस का क्या ही मतलब है मतलब मिट्टी पर व्यायाम से? तो बेटा है, ये है बेटा। क्लियर है? आगे देखिए, कथकली लास्ट है।
भाई कथकली कथा कही जाती है इसमें, तो महाभारत और रामायण की और बाकी चीजें भी पुराण वगैरह की कथा, क्योंकि कथकली मतलब कथा कही जा रही है। अब ये पुरुषों द्वारा, क्योंकि देखो केरल में दो हैं, मोहिनी को तो बांट दिया महिलाओं में, और ये हो जाएगा बेटा पुरुषों द्वारा। तो ध्यान रखना है, विशेष रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें जो नायक है ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मतलब अलग अलग रोल भूमिका आदमी प्ले करता है। कोई करता है राक्षस टाइप की, कोई करता है जैसे कोई नायक हो, एक्टर टाइप हो, अच्छी चीजें करने वाला। तो याद रखना है बेटा कि इसमें नायक को पाचा कहा जाता है, खलनायक को कथी कहा जाता है, और महाभारत और रामायण पर आधारित है, नाम है इसका कथकली। सवाल कैसे आता है, इसमें बहुत सारा मेकअप भी होता है। कौन से नृत्य में बहुत सारा मेकअप होता है? कथकली में। कौन से नृत्य में चेहरे से हाव भाव का प्रदर्शन? आप आज डालना उसमें गूगल पे या यूट्यूब पे जाके कथकली डांस, आप देखना जो डांसर है ना कैसे हाव भाव दिखाते हैं बेटा। ध्यान रखना है, कैसे हाव भाव दिखाते हैं ये आप देखना बेटा, ठीक है। तो इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किसमें किया जाता है बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, कथकली का नाट्य स्थान क्या है बेटा? जब जहां पे कथकली का नाटक होता है उसको कुट्टम पालम बोलते हैं। और यह सवाल पूछता है कि कथकली की शुरुआत किससे होती है? तो बेटा केली कोट्टू नाम का ढोल है उसे बजाने से। केली कोट्टू नाम का ढोल बजाने से होती है। कथकली में 24 मुद्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 बेटा। इडक्का, चिंदा और मडालम ये वाद्यंत्र हैं। इसमें वाद्यंत्र में ये इडक्का बहुत पूछा जाता है। इडक्का का संबंध बेटा एक कथकली में यूज होता है बहुत सारा। और जैसे ओडिसी मैंने बताया था जल तत्व, वैसे ही कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली क्या है बेटा? आकाश तत्व का प्रतीक है, ठीक है। और कथकली में भी वही भाषा, क्योंकि ये भी केरल का है, तो मणिप्रवलम। और मणिप्रवलम आपको पता होना चाहिए संस्कृत और मलयालम दोनों का जोड़ है। क्या है बेटा? दोनों का जोड़ है, ठीक है। चलिए, ये अलग अलग ये सारा हो जाएगा। इसमें सिंगार भी यूज होता है, सिंगार यूज होता है। बाकी ये थोड़ा सा डीप है, ये वाला आप मत पढ़ना बेशक, क्योंकि मैं निशान भी नहीं लगा रहा हूं इस पे। मैं निशान भी नहीं लगा रहा हूं इसीलिए क्योंकि आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो वहां ये पढ़ लेना। दोबारा पढ़ाता हूं जो चीजें आपको इसमें समझनी है। कथकली में सीधे पूछा जाएगा कथकली किस पर आधारित है, तो महाभारत और रामायण पर आधारित है। कथकली किसके द्वारा? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कथकली में पाचा किसे कहते हैं? तो नायक को कहते हैं। और भाई कथी खलनायक, कथी खलनायक है यार, तू तो कथी खलनायक है, ऐसे याद करना। कथी वहां खलनायक को, क्योंकि वहां जाते ही आपको पाचा खलनायक लगने लगेगा और कथी नायक, इसलिए याद रखना यार तू तो कथी खलनायक है, कथी खलनायक। तो कथी को आप खलनायक से कनेक्ट कर देंगे। कौन से नृत्य में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है? तो कथकली में। बेटा कौन से नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल से होती है? तो कथकली की होती है शुरुआत, कथकली की। और कथकली किसका प्रतीक है? तो आकाश तत्व का। जैसे ओडिसी जल तत्व का प्रतीक था बेटा। और कथकली के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो वो मणिप्रवलम है। क्या है? कथकली के लिए जो प्रयुक्त भाषा है, याद रखना है, वो मणिप्रवलम है। क्या है बेटा? मणिप्रवलम है, ठीक है। तो वो है मणिप्रवलम। ये मैंने टिक लगा दिया जहां जहां आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा एक दो बार ये पढ़ के जाना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दो बार भी पढ़ जाते हैं ना किसी चीज को, तो अगर उससे सवाल आ जाए तो हम कर आते हैं कम से कम। पर जो हमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा तो हम प्योर तुक्का लगाते हैं फिर। तो ये आप कर देना बेटा, ठीक है। चलिए, तो भारत में वेदों की संख्या पूछी जाएगी तो 4 बता देना। ये सबसे पहले नृत्य किसने किया? तो ये सवाल आता है बेटा। तो नटराज मुद्रा और तांडव किया था किसने मेरे भाई? भगवान शिव ने सबसे पहले। सबसे पहले डांसर माने जाते हैं लॉर्ड शिवा। सबसे प्राचीन हमने बता ही दिया, भरतनाट्यम है, पहले भी बता चुके हैं हम। सबसे नया ये भी हमने बताया, सत्रिया है। सत्रिया के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कौन सा राज्य 2 शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है? केरल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये सवाल आता है बेटा, पहली क्लासिकल डांसर जो राज्यसभा से नॉमिनेट हुई। आपको पता है राज्यसभा में 12 लोगों को
मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, उनका चुनाव नहीं होता। वो है ना, कला वला के क्षेत्र में होने चाहिए, साहित्य के में होने चाहिए, विज्ञान के क्षेत्र में होने चाहिए। ठीक है, चलिए। एक नृत्य से इतने सारे प्रश्न नहीं है बेटा, वो तो हो गए। 8 नृत्यों से इतने सारे प्रश्न किए हैं हमने, 8 से। ठीक है, चलिए याद रखना है। हाँ, वजुवूर और कला क्षेत्र किसकी शैली है, ये सवाल एक रह गया, ये आता है भाई सीधे, भरतनाट्यम की है। और फिर हम पूछेंगे, ध्यान रखना है कि ये यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, पर ये हम अलग से डांसर करेंगे, वहां आप देख लेना, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। यामिनी कृष्णमूर्ति वैसे रख सकते हो, तो अभी आपको एक बार याद करवा देता हूँ ट्रिक से कि भाई यहाँ मैनी कृष्णमूर्ति मिलती हैं, कौन सी जगह होगी ये, भारत। तो जहाँ मैनी कृष्णमूर्ति मिले, बहुत सारी कृष्णमूर्ति मिले, वो भारत जगह है बेटा, याद रखना है। और कुचिपुड़ी भी याद रखना है कि भैया कुछ लोग तो जो कृष्णमूर्ति है ना, मैनी कृष्णमूर्ति, उनको कच्ची पूड़ी खिला देते हैं, कच्ची पूड़ी ही खिला देते हैं। कथकली बेटा फीमेल का नहीं है, ठीक है, ओनली मेल का डांस है। शिवम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ठीक है। चलिए बेटा, फिर भी मैं कहूंगा कि जो मैंने इसमें डाला है, 2 रीडिंग तो सबकी कर लेना, रिवीजन उन्हीं का करना जिसका मैंने अभी आपको टिक लगाया है, लेकिन 2 रीडिंग सबकी कर लेना, ताकि आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, जिसको ये स्टैटिक जी के क्विज में डालता हूं रोज, सोनवीर सर RW नाम का टेलीग्राम चैनल है, 75 के करीब बच्चे हैं इस पे, तो जिसको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी चाहिए ना, वो वहां कर ले, है ना, तो वो वहां कर सकता है, जो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी चाहिए। और एक चीज जो मैं भूल रहा था, जो आपको मैं बता दूं, कल सुबह 8 बजे क्लास होगी यूट्यूब पर, हमारा चैनल है रोजगार विद अंकित, कल सुबह 8 बजे। वो क्लास का नाम है GS क्विज, GS क्विज 1। ये संडे टू संडे हुआ करेगी। इसमें मैं लगभग 75 प्लस सवाल करवाऊंगा, और वो भी केवल 40 से 45 मिनट के अंदर, 40 मिनट के आसपास में, और वो सीधे सीधे आने वाले सवाल हैं। तो वो वैसे उस पर लिखा रहेगा बेटा SSC GD, उस पर लिखा रहेगा ऊपर थंबनेल पे SSC GD, लेकिन वो आपके लिए बहुत बेनिफिट की होने वाली है क्लास, आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली क्लास होने वाली है, तो आप वो जरूर ले लेना, चाहे आप कुछ लो या ना। जैसे मैंने कभी आपको SSC GD का जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है ना, उसके लिए नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत डीप में जाते हैं वहां, हम वो उतना आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है, पर ये आपके लिए रामबाण हो जाएगा GS क्विज। और अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं लगभग आपके पेपर तक ही इसको चलाऊं, तो तब तक लगभग लगभग बेटा, अगर हर वीक 75 भी सवाल हुए ना, और 10 वीक हो गए, तो 750 बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप कर लोगे। ठीक है, मतलब कल करंट होगा 8 बजे बेटा, आपकी मर्जी है, आप उसे आगे पीछे कर लेना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर सकते हो। कल करंट की कौन सी क्लास 8 बजे? नहीं, 6 होती है डेली, तो संडे को कौन सी है वो, मतलब वीकली रिवीजन? अच्छा ठीक है बेटा, कोई सी एक क्लास बाद में कर लेना जो आपको ठीक लगे, ठीक है। पर ये आपके लिए बेहतरीन रहेगी, आप करेंगे तो फायदा है, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर जिसको ये लगता हो कि मैं अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ और बुक्स वगैरह से कहीं से भी कर लूंगा, तो ऐसी कोई बहुत ज़रूरी भी नहीं है। पर जो बच्चे सीरियस हों, स्टूडेंट, वो जरूर जुड़ जाना, मेरी उनसे जरूर रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है। हाँ, चैनल वही हमारा रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल, ठीक है। इतना ही, धन्यवाद।